रहे हैं। हम लोग अगली विशेषता जो बता सकते हैं वो है करेंसी और रेलवे से जुड़ी हुई। 1935 के अधिनियम में दो नए प्रावधान और किए गए। पहली बात रेलवे से जुड़े हुए, 1935 के अधिनियम ने पूरे देश के अंदर रेलवे प्रशासन को कंडक्ट करने के लिए एक रेलवे बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था, और वो रेलवे बोर्ड की स्थापना, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये एक प्राधिकरण जिसको हम कहते हैं उसको स्थापित करने की कोशिश की गई थी। हालांकि भारतीय रेलवे बोर्ड 1905 में स्थापित हो गया था, लेकिन ये जो अथॉरिटी होती है वो रेलवे अथॉरिटी के रूप में 1935 के अधिनियम के अंदर रेलवे बोर्ड की स्थापना के माध्यम से स्थापित करने की कोशिश की गई। तो ये एक और चेंज जो इसके अंदर किया गया। इस रेलवे बोर्ड के अंदर मेंबर कितने होंगे, तो ये तय किया गया कि 7 मेंबर होंगे जिनको गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा रेलवे बोर्ड किसके कंट्रोल में रखा गया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में रखा गया। तो ये हम एक नया चेंज जो 1935 के अधिनियम से बता सकते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना। इसके साथ ही जो फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए एक नई व्यवस्था और की गई, और वो था रिजर्व बैंक की स्थापना। हम लोग जानते हैं कि पूरे देश में एक समान करेंसी होनी चाहिए, तो ये एक समान करेंसी किस रूप में चलेगी और कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, उसको डिसाइड करने का काम रिजर्व बैंक को दिया गया, और इस रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान भी 1935 के अंदर किया गया। 1 अप्रैल 1935 को, यानी कि ये 1935 का एक्ट क्रियान्वित तो 1937 के अंदर हुआ, लेकिन जब इसका ड्राफ्ट बन रहा था तभी इस ड्राफ्ट के अंदर ही इस केंद्रीय जो रिजर्व बैंक था इसका प्रावधान था। तो उसको देखते हुए 1935 में ही एक अधिनियम आ गया था, और उस अधिनियम के तहत कोलकाता के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक को स्थापित किया गया था, जिसको बाद में 1937 में मुंबई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये दो नए प्रावधान और हम बता सकते हैं करेंसी और रेलवे से जुड़े हुए, जो 1935 के अधिनियम के अंदर किए गए थे। एक नई चीज जो 1935 के अधिनियम में और देखी जा सकती है, नई नई का मतलब व्यवस्था तो वही जो पहले चली आ रही थी, लेकिन उसको उसके अंदर कुछ विस्तार, उसका कुछ एक्सटेंशन किया गया। वो क्या थी, वो थी एक्सपांशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट मेथड, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति किसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जब धर्म के आधार पर या वर्गों के आधार पर जब इलेक्शन के लिए वोटर्स डिसाइड किए जाएं, या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इस धर्म के आधार पर तय किए जाएं, तो उसको कहा जाता है ये कम्युनल इलेक्टोरेट मेथड से या सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है। अंग्रेजों की शुरू से एक नीति रही थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति। हम लोग 1905 से ये देखते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बहाना क्या बनाया गया था कि ब्रिटिश शासन एडमिनिस्ट्रेशन को कुशल बनाने के लिए बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट रही है, लेकिन उनका वास्तव में उद्देश्य क्या था, हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना, हिंदुओं के लिए अलग प्रांत और मुस्लिमों के लिए अलग प्रांत। तो बंगाल विभाजन से जो सांप्रदायिक विभाजन की रेखा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू की 1909 के अंदर, हम लोग कहते हैं कि इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। पहली बार 1909 के अधिनियम ने मुसलमानों के लिए विधायिकाओं में सीट रिजर्व करने की कोशिश की, मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार दिए गए। तो ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत थी उसको हम कहते हैं कि 1909 के अधिनियम से प्रारंभ हुई, जिसको 1919 के अधिनियम ने गति प्रदान की। लेकिन 1935 के अधिनियम में अगर हम बात करें तो इस सांप्रदायिक निर्वाचन को और ज्यादा विस्तृत बनाया गया। आप लोग देखेंगे कि जो विधायिकाएं थी, चाहे वो केंद्रीय स्तर की विधायिकाएं थी, चाहे वो प्रोविंसेस के अंदर प्रांतों में विधायिकाएं थी, उन सब में मुसलमानों के लिए सीटों का रिजर्वेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 1/3, यानी कि 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे या रिजर्व कर दिए गए थे। हालांकि इसके पीछे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा प्रयास रहा था,
लेकिन वो उनका अपना इंटरेस्ट था। लेकिन ब्रिटिशों का उद्देश्य क्या था कि जैसे तैसे हम हिंदू और मुस्लिमों की एकता को विभाजित करें, और उसके लिए ये जरूरी है कि हम सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत मुस्लिमों का एक अलग रिप्रेजेंटेशन, एक अलग तरह का प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिकाओं के अंदर दें। तो ये मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व था उसके नंबर को इंक्रीज करने की कोशिश की गई। ना केवल मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को, बल्कि 1935 के अधिनियम में हम कुछ और क्लासेस, कुछ और वर्गों की बात भी कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियन, हरिजन, महिलाएं, एंग्लो इंडियन लोग, यूरोपियन लोग, लैंडलॉर्ड्स यानी कि जमींदार वर्ग, उद्योगों और वाणिज्य, इंडस्ट्रीज और कॉमर्स से रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन सब के लिए सीटें रिजर्व्ड की गई। आगे वाली स्लाइड्स में हमको ये पता चलेगा कि कितनी कितनी सीट्स इन क्लास के लिए रिजर्व की गई। लेकिन यहाँ हम इस बात पर डिस्कस कर सकते हैं कि अब न केवल 1935 के अधिनियम में न केवल मुसलमानों के लिए, बल्कि समाज के जो विभिन्न वर्ग थे, उन वर्गों को भी विधायिकाओं में स्थान देने के लिए उनके लिए सीटें आरक्षित की गई, और इसके लिए धर्म और वर्ग को मुख्य आधार बनाया गया। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो थी, इस प्रणाली का भी विस्तार 1935 के अधिनियम में हमको देखने को मिलता है। ये एक और अगला फीचर हम बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगली बात जो की जा सकती है यहाँ पर, वो है डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। इसके लिए हम शुरू में समझते हैं 1919 के एक्ट के अंदर क्या व्यवस्थाएं थी। आप लोगों ने पढ़ा था 1919 के अधिनियम में भी केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया था। जो विषय सेंट्रल की दृष्टि से, केंद्र या ब्रिटिश एम्पायर की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, वो गवर्नर जनरल और केंद्रीय विधानमंडल यानी कि केंद्रीय सूची को तहत रखे गए, जिसके अंदर टोटल 47 सब्जेक्ट्स थे। और जो सब्जेक्ट प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, यानी कि जिससे ब्रिटिश एम्पायर को ज्यादा नुकसान नहीं था, उनको प्रांतों को सौंपा गया, और प्रांतों में द्वैत शासन के नाम पर कुछ विषयों पर काम करने का अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया। तो 1919 में दो प्रकार के लिस्ट, दो प्रकार की सूची बनाई गई, एक केंद्रीय सूची और दूसरा प्रांतीय सूची। इस रूप में 1919 में शक्तियों का विभाजन किया गया था। लेकिन 1935 की जब हम बात करते हैं, तो 1935 के अधिनियम में इस डिवीजन ऑफ पावर्स को और ज्यादा क्लियर किया गया, और ज्यादा विस्तृत रूप प्रदान किया गया। और उसके लिए जो टोटल सब्जेक्ट्स थे, उसको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया। एक फेडरल या यूनियन लिस्ट, दूसरा प्रोविंसेस लिस्ट, यानी कि पहला था संघीय सूची, दूसरा प्रांतीय सूची, तीसरा जिसको हम कहते हैं समवर्ती यानी कोकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, और जो चौथा इसके अंदर एरिया डिसाइड किया गया था, वो था अवशिष्ट शक्तियां, रेजिड्यूल पावर्स, है ना। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होता है कि आप लोग देख सकते हो संघीय सूची के अंदर टोटल 59 सब्जेक्ट्स रखे गए थे, प्रांतीय सूची के अंदर टोटल 56 सब्जेक्ट रखे गए थे, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, 56 सब्जेक्ट रखे गए थे, और संवर्ती सूची के अंदर 36 सब्जेक्ट, 59, 54 और 36, ये 3 सब्जेक्ट कैटेगरियां डिसाइड की गई थी यूनियन लिस्ट, प्रोविंसेस लिस्ट और कोकरेंट लिस्ट के अंदर। इनके अलावा, इन तीनों सूचियों के अलावा यदि कोई विषय बच जाता है, तो उसको कहा जाता था ये रेजिड्यूल पावर हैं, ये अवशिष्ट शक्तियां हैं। तो ये 4 प्रकार की कैटेगरियां डिसाइड की गई डिवीजन ऑफ पावर के अंदर, एक यूनियन लिस्ट, एक प्रोविंसेस लिस्ट, तीसरा कोकरेंट लिस्ट और चौथा रेजिड्यूल पावर्स। अब इस पर काम करने का अधिकार क्या किसको था, तो हम बता सकते हैं कि संघीय विधान सूची के जो 59 विषय थे, उन पर काम करने का अधिकार केंद्र सरकार को था, यानी कि गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के साथ जो केंद्रीय विधानमंडल था, उसको उस पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। ऐसा क्यों, और क्योंकि ये वो विषय थे, संघीय सूची वाले विषय वो विषय थे जो पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संरक्षित करने, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के इंटरेस्ट को पूरा करने और उसको स्ट्रेंथन या मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इसीलिए इन पर कानून बनाने का दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा गया। तो ये पहला प्रावधान संघीय विधान सूची का। दूसरी बात हम करते हैं प्रांतीय विधान सूची, जिसमें 54 विषय थे। इन प्रांतीय विधान सूची पर काम करने का दायित्व प्रांतों के अंदर गवर्नर और गवर्नर के साथ साथ जो प्रांतों के विधानमंडल थे,
प्रांतीय विधायिका जिसको हम कहते हैं, इस प्रोविंसेस की लेजिस्लेचर, उनको उन पर काम करने का दायित्व सौंपा गया। तो ये एक दूसरा शक्तियों के विभाजन की बात। तीसरी हम बात करते हैं समवर्ती या कोकरंट विधान सूची, कोकरंट लिस्ट। उसका उसका उद्देश्य क्या था कि वो विषय जो सेंटर और प्रोविंसेस दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, केंद्र और प्रांत दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, तो उस पर कानून बनाने का दायित्व केंद्र के पास भी था और प्रांतों के पास भी था। आप देख सकते हो ये जो पूरा सिस्टम है, संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, यही अभी हमारे यहाँ वर्तमान भारत में जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, जिसको हम केंद्र राज्य संबंध कहते हैं, उस केंद्र राज्य संबंध में भी इसी प्रकार की 3 सूचियों का निर्धारण किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 1935 के अधिनियम में भी इस प्रकार की 3 सूचियां सौंपी बनाई गई थी। संघ सूची पर केंद्र सरकार, प्रांतीय सूची पर प्रांतीय सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र और प्रांतों दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अगर प्रायोरिटी या प्राथमिकता देनी हो तो केंद्र सरकार के निर्णय को, केंद्र सरकार की नीति को प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, ऐसा प्रोविजन 1935 के एक्ट में किया गया था। लास्ट था रेजिडुअल पावर्स, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां। इसका मतलब कि जो ये 3 सूचियां हैं, संघ सूची, प्रांतीय सूची और विधान सूची, इनके अंदर जो विषय शामिल नहीं है, इन तीनों सूचियों के अलावा अगर कोई विषय बच जाता है तो उस पर काम करने का अधिकार किसके पास होगा? गवर्नर जनरल के पास होगा। ब्रिटिश एम्पायर के प्रतिनिधि के रूप में गवर्नर जनरल इन अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ये एक और नया जो शक्तियों का विभाजन विस्तृत रूप में किया गया, वो 1935 के अधिनियम के माध्यम से हम देख सकते हैं। फिर अब हम लोग बात करते हैं सेंटर का जो सिस्टम था, केंद्र की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था 1935 के अधिनियम में किस प्रकार से डिसाइड की गई थी। तो आप लोग देख सकते हो, अगली विशेषता के रूप में हम बात कर सकते हैं केंद्र में द्वैध शासन, डायरकी एट द सेंटर। ये डायरकी वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है। डायरकी हमने 1919 के अधिनियम में भी पढ़ा है। 1919 के अधिनियम में हमने क्या देखा था कि जो प्रांत थे, प्रोविंसेस, उन प्रांतों के अंदर 2 तरह की शासन व्यवस्था निर्धारित की गई थी। प्रांतीय सूची के जो 50 विषय थे 1919 के अधिनियम के अनुसार, उनको 2 भागों में बांटा गया था, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स का दायित्व जो गवर्नर था और गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसको उस पर काम करने का अधिकार सौंपा गया, जबकि जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उस पर गवर्नर और जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे उन पर काम करने का दायित्व सौंपा गया। तो प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम में लागू की गई। लेकिन जब हम 1935 के अधिनियम की बात करते हैं तो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि प्रांतों में द्वैध शासन या डायरकी को पूरी तरह से समाप्त किया गया और केंद्र में, सेंटर के अंदर डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया या केंद्र के अंदर द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। अब इसका स्वरूप क्या था उसको हम यहाँ देखते हैं। अभी जैसे आपने देखा था जो संघ सूची थी, उस संघ सूची के अंदर कुल 59 सब्जेक्ट्स थे। ये सब्जेक्ट कौन से थे? जो पूरे भारत में ब्रिटिश एम्पायर की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। इन संघीय सूची के 59 विषयों को, संघीय सूची में जो या फेडरल लिस्ट के अंदर जो 59 सब्जेक्ट्स थे, उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, जिसको हम कहते हैं रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अब ये रक्षित और हस्तांतरित विषय पर काम कौन करेगा? तो इसके लिए वही व्यवस्था थी जैसे जो 1919 के अधिनियम में थी। 1919 के अधिनियम में रक्षित विषयों पर काम कौन कर रहा था? गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद। तो इसी तरह से 1935 के अधिनियम में जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उस पर काम करने का अधिकार किसको सौंपा गया? गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, हस्तांतरित विषय, उन हस्तांतरित विषयों पर काम करने का अधिकार किसको दिया गया? गवर्नर जनरल और जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे, जो कि जो केंद्रीय विधानमंडल में निर्वाचित होकर आए थे, उनसे ये जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी बनाई गई थी, उनको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर काम करने का दायित्व
सौंपा गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, संघीय सूची के अंदर टोटल 59 सब्जेक्ट्स थे। 59 सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, रिजर्व कैटेगरी और ट्रांसफर कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी पर काम करने का दायित्व गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद को दिया गया, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर काम करने का दायित्व गवर्नर जनरल और इलेक्टेड मिनिस्टर्स को दिया गया। तो ये जो दो अलग अलग तरह की एग्जीक्यूटिव थी, पहली गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद, और दूसरा गवर्नर जनरल और उसके निर्वाचित मंत्री, ये दोनों मिलकर केंद्र की, सेंटर की एग्जीक्यूटिव कहलाई। तो इस रूप में हम लोग कह सकते हैं कि प्रांतों के अंदर द्वैध शासन व्यवस्था को क्रियान्वित करने की कोशिश 1935 के अधिनियम के माध्यम से की गई। इसको यदि थोड़ा सा और डिटेल में हम देखें तो हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल के साथ में, यानी कि ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, इस रिजर्व सब्जेक्ट्स पर काम कौन कर रहा था? गवर्नर जनरल, और उसके साथ जो उसके कार्यकारिणी के मेंबर थे, उनके उस कार्यकारिणी के मेंबर में 3 सदस्य रखे गए। यहां ध्यान रखना, पहले 6 सदस्यों की 1935 के अधिनियम में एक ही तरह की कार्यपालिकाएं थी और 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हुआ करते थे गवर्नर जनरल के साथ में। लेकिन 1935 के अंदर जब प्रांतों में केंद्र के अंदर डायरकी इस्टेब्लिश की गई, तो डायरकी में रिजर्व सब्जेक्ट्स को क्रियान्वित करने के लिए गवर्नर जनरल के साथ 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। ये 3 सदस्य कौन होंगे? तो इसके लिए ये तय किया गया कि ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटेन में था, वो इनकी नियुक्तियां करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें इंडियंस का कोई रोल नहीं था। गवर्नर जनरल के साथ जो उसके मेंबर्स थे कार्यकारिणी के, जो कि रिजर्व सब्जेक्ट्स पर काम कर रहे थे, उसमें इंडियंस का किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट और किसी भी प्रकार का इंटरवेंशन नहीं था। ना तो भारतीय इनमें हस्तक्षेप करते थे और कर सकते थे, और ना ही भारतीयों की उसमें भागीदारी थी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात, ये कार्यकारिणी की परिषद के मेंबर कहां से आते थे? ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। और इसीलिए आप लोग देख सकते हो कि ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स पर काम कर रही थी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, वो अपने काम के लिए रेस्पॉन्सिबल भी ब्रिटिश एम्पायर के प्रति थी। यानी कि जो सेंट्रल की जो लेजिस्लेचर थी, उस लेजिस्लेचर के प्रति इस गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने की बात थी, वो प्रॉपर वे में डिसाइड नहीं की गई। तो ये हम लोग बात कर सकते हैं कि केंद्र में द्वैध शासन के तहत जो रिजर्व सब्जेक्ट डिसाइड किए गए, उन पर पूरा का पूरा एकाधिकार, मोनोपोली जो थी, वो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की ही थी। लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, उन ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर काम करने के लिए जो गवर्नर जनरल के साथ इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे, वो कहां से आते थे? जो स्टेट का जो केंद्र की, सेंटर की जो लेजिस्लेचर थी, उस लेजिस्लेचर में जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, उनसे इन मिनिस्टर्स को चुना जाता था। और इसीलिए ये जो गवर्नर जनरल के साथ जितने भी मिनिस्टर्स थे, वो पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल थे इस सेंटर की जो लेजिस्लेचर है उसके प्रति। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रक्षित विषय के संबंध में गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल भारतीयों के प्रति इररेस्पॉन्सिबल थी, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के प्रति रेस्पॉन्सिबल थी। जबकि ट्रांसफर सब्जेक्ट के संबंध में ये जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे, वो पूरी तरह से जो सेंटर की जो लेजिस्लेचर थी उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल थे। तो ये केंद्र में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया, उसके बारे में हम एक और बात बता सकते हैं। यहाँ पर आप अब एक नई चीज और देखेंगे, और वो ये जो 1919 के अधिनियम से थोड़ी सी अलग है। गवर्नर जनरल के साथ ये जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स थे, वो कहां से आ रहे थे? सेंटर की लेजिस्लेचर से। लेकिन वो होंगे कौन? तो अब आप यहां पर देख सकते हो, 1935 के अधिनियम में ये प्रावधान किया कि लेजिस्लेचर में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी, बहुमत दल, उस बहुमत दल में से मंत्रियों को चुना जाएगा। जो व्यवस्था वर्तमान में हम बता सकते हैं, जिसको हम पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी या राजनीतिक सजातीयता कहते हैं, कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के व्यक्ति कौन होंगे? बहुमत दल के सदस्य। वर्तमान में ये जो व्यवस्था है, यही व्यवस्था 1935 के अधिनियम में की गई कि गवर्नर हस्तांतरित विषय पर काम करने वाले जो मंत्री होंगे, वो विधायिका में बहुमत दल में से होंगे।
जबकि 1919 के अधिनियम में क्या था कि गवर्नर जो था प्रांतों में, वो किसी भी दल के मेंबर को अपनी कार्यकारिणी में ले सकता था, जो कि प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्य थे। इसीलिए वहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व या जिसको हम कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, वो व्यवस्था नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1935 के अधिनियम में ये निर्वाचित मंत्री जो थे, वो केंद्रीय विधायिकाओं के बहुमत दल के सदस्य ही थे। तो ये एक नया प्रावधान केंद्र में जो द्वैध शासन या डायरकी था, उसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं। फिर दूसरी बात, ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, इन रिजर्व सब्जेक्ट्स पर इस केंद्रीय विधानमंडल का कोई नियंत्रण, कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। हालांकि आप लोगों को 1919 के अधिनियम में भी बताया था कि हस्तांतरित और रक्षित विषय आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, और मिलजुल कर काम करने के लिए उन एक ही अथॉरिटी के द्वारा उन पर कंट्रोल, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना भी जरूरी है। लेकिन ऐसा कोई भी कंट्रोल, ऐसा कोई भी कोऑर्डिनेशन बिठाने का दायित्व सेंटर की जो लेजिस्लेचर थी, उनको रक्षित विषयों के संबंध में नहीं था। तो ये एक और अगली बात। फिर तीसरी एक और बात जो 1935 के अधिनियम में हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे, इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर काम करने का दायित्व किसको दिया गया? गवर्नर जनरल और जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स है उनको। लेकिन अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण क्या था? ब्रिटिश शासन का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे ब्रिटिश शासन की सुप्रीमेसी को बनाए रखा जाए। और इसके लिए भले ही सब्जेक्ट्स ट्रांसफर करके इंडियंस को सौंप दिए गए हैं, लेकिन गवर्नर जनरल जब भी चाहे इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में अपना इंटरवेंशन रख सकता था, उनमें हस्तक्षेप कर सकता था। तो ये एक व्यवस्था हम बता सकते हैं कि द्वैध शासन में विषयों को भारतीयों को सौंपने के बावजूद जो अंतिम नियंत्रण था, कंट्रोल की जो व्यवस्था थी, फाइनली वो कंट्रोल की व्यवस्था ब्रिटिश एम्पायर ने गवर्नर जनरल के पास रखी। तो ये एक नई व्यवस्था जो केंद्र के लेवल पर हम लोग बता सकते हैं 1935 के अधिनियम में लागू हुई, डायरकी एट द सेंटर या केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। फिर अगली बात हम लोग कर सकते हैं, 1935 के अधिनियम ने केंद्र की जो विधायिका थी, सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसके अंदर भी बदलाव किए। लेकिन इसके अंदर जो बदलाव किए, उन बदलाव को जानने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमको एक बार 1919 के अधिनियम की व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा। 1919 के अधिनियम के अंदर क्या था? तो हम लोग देख सकते हैं कि 1919 के अधिनियम के अंदर केंद्र के अंदर पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को स्थापित किया गया था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। आप लोग देख सकते हो पहली बार 2 सदन रखे गए। निम्न सदन को विधानसभा कहा गया, जिसमें 145 मेंबर्स रखे गए, और उच्च सदन जो था उसको राज्य विधान परिषद कहा गया, उसमें 60 मेंबर्स रखे गए। कार्यकाल आप लोग देख सकते हो कि 3 वर्ष निम्न सदन का कार्यकाल रखा गया था और 5 वर्ष उच्च सदन का कार्यकाल रखा गया था। हम लोग बात कर रहे हैं 1909 के अधिनियम की, जिसमें 2 सदन उच्च केंद्र की व्यवस्थापिका में थे, उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों का कार्यकाल अलग अलग था और दो मेंबर्स अलग थे। इसी तरह से अगर हम इसको और ज्यादा बाइफरकेट करें तो केंद्रीय विधान जो विधायिका थी, उस केंद्रीय विधायिका के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं कि निम्न सदन के अंदर 2 तरह के मेंबर थे, एक इलेक्टेड और दूसरा नॉमिनेटेड। इसी तरह से जो उच्च सदन था उसमें भी 2 मेंबर्स थे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। अब यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स तो वो थे जो जनता के द्वारा चुने जाते थे, और नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन थे? जो या तो सिविल सर्वेंट थे या आर्म्ड सर्विसेज या जो कि सैनिक प्रशासन था, उनसे मनोनीत किया जाता था गवर्नर जनरल के द्वारा। तो इस प्रकार 2 तरह के मेंबर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स। इस व्यवस्था में भी बदलाव अभी हम देख सकते हैं 1935 के अधिनियम के अंदर। तो ये 1919 का अभी जो अधिनियम हमने उसका थोड़ा सा रिव्यू किया, उससे किस तरह का बदलाव केंद्रीय विधायिका में आया उसको हम देखने की कोशिश करते हैं।
1935 के अधिनियम ने संघीय विधान मंडल नाम बदल दिया, पहले उसको केंद्रीय विधान मंडल कहा जाता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अब उसको कहा गया फेडरल लेजिस्लेटिव असेंबली, संघीय विधान मंडल। अब इसमें दो सदन रखे गए, पहला संघीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद। संघीय विधान परिषद सभा जो था वो लोअर हाउस था और राज्य परिषद जो था वो अपर हाउस था। इस लोअर हाउस में टोटल मेंबर्स कितने रखे गए? 375। आप यहां पर देख सकते हो ये नंबर इंक्रीज कर दिया गया, 145 मेंबर्स थे, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 375, यानी कि इंडियंस रिप्रेजेंटेशन और टोटल रिप्रेजेंटेशन, भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया गया और जो कुल प्रतिनिधित्व था उस प्रतिनिधित्व के अंदर भी वृद्धि की गई। और इसी तरह से राज्य परिषद के अंदर जो सदस्य संख्या थी उसको भी बढ़ाया गया और टोटल 260 सदस्य राज्य परिषद के अंदर किए गए। अब इसको और ज्यादा डिटेल में देखें तो हम क्या बता सकते हैं कि जो निम्न सदन था, उस निम्न सदन में 375 सदस्य जो थे, उसमें से 125 मेंबर्स जो प्रिंसली स्टेट थी, देशी रियासतें, राजा, रजवाड़े, निजाम, पेशवा, उन रियासतों के प्रतिनिधित्व, उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। और जो 250 मेंबर्स थे, वो 250 मेंबर्स जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी उसके अंदर से चुने जाएंगे। आपको पता है पूरा भारत हम मोटे तौर पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। भारत के जिन भागों पर ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य था वो ब्रिटिश प्रांत कहलाए, और जहां पर राजा रजवाड़े सामंती व्यवस्था थी वो देशी रियासतें कहलाई। तो निम्न सदन के अंदर 125 सदस्य देशी रियासतों के और 250 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के होंगे। ये 1935 के अधिनियम में प्रावधान किया गया। इसी तरह से जो अपर हाउस था, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, उसके अंदर भी 156 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाएंगे और 104 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो 1919 के अधिनियम में क्या था? इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया और रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को लागू किया। यानी कि 1919 के अधिनियम में जहां निर्वाचित और मनोनीत दो तरह के सदस्य होते थे, 1935 के अधिनियम में दोनों ही सदनों के अंदर, संघीय विधानसभा और राज्य परिषद, दोनों ही सदनों के अंदर निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई। एक देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करेंगे और दूसरा ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब यहां पर आप देखना, ये एक नई व्यवस्था, इसको समझने की कोशिश करना कि ये जो निम्न सदन था, लोअर हाउस, जिसको हम संघीय विधानसभा के नाम से जानते हैं, इसके अंदर जो ब्रिटिश प्रांतों से 250 मेंबर चुने जाएंगे, उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट मेथड से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब क्या है कि इन ब्रिटिश प्रांतों की जनता अपने यहाँ के 250 लोगों का चुनाव नहीं करेगी, बल्कि इन ब्रिटिश प्रांतों में जो विधानमंडल थे, जो प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव थी, उन प्रोविंसेस लेजिस्लेचर के मेंबर्स के द्वारा इन 250 लोगों का इलेक्शन किया जाएगा। जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ राज्यसभा के मेंबर्स को कौन चुनता है? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। तो उसी तरह से 1935 के अधिनियम में जो निम्न सदन था, उसमें ब्रिटिश प्रांतों के जो प्रतिनिधित्व थे उनको प्रांतों के विधान मंडलों के द्वारा चुना जाना तय किया गया। एक तरह से हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन जो था वो निम्न सदन के लिए था। लेकिन जो अपर हाउस था, राज्य परिषद, उसमें जो 156 लोग ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, वो प्रांतों की जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाएंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही सदनों में, निम्न सदन और उच्च सदन, दोनों ही सदनों में जो ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे, तो उच्च सदन में वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुनकर आ रहे थे और निम्न सदन में वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुनकर आ रहे थे। ये तो था ब्रिटिश प्रांतों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा उसके द्वारा। इसी तरह से जो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे वो कैसे आएंगे? तो उसके लिए यह प्रावधान किया गया कि प्रांतों के अंदर जो देशी रियासतें थी, प्रोविंशियल स्टेट्स,
प्रोविंस सॉरी प्रिंसली स्टेट, जो देशी रियासतें थी प्रिंसली स्टेट्स, वो खुद तय करेंगी कि उनके यहाँ से किस तरह से रिप्रेजेंटेशन जाएगा इन दोनों हाउसेस के अंदर। 125 मेंबर विधानसभा में और 104 मेंबर राज्य परिषद के अंदर। तो ये